हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग जैसे कि स्टार्ट किए थे मॉडल पेपर, यानी कि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है आपके बोर्ड एग्जाम के दौरान आपके इंटर परीक्षा के लिए, उसी का दोस्तों आज सेकंड वीडियो लेके आए। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को किया था। इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग जो इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर आप लोग दोस्तों मॉडल पेपर को करते हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन आपका यहीं से लड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, ये सभी आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है शुरू में, फिर उसके बाद दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, शुरू में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, मेरे साथ साथ आपको सभी क्वेश्चन का आंसर को देते हुए चलना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल ज्यादा बड़ा होने नहीं देंगे। आप लोग को क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को अच्छे से देखना, जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको प्लीज नोट करना है। और ये सेकंड वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है ऑफिशियल मॉडल पेपर का, ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट 1 को बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वीडियो का प्लेलिस्ट पे वो आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पहला वीडियो। ठीक है, ये आपका दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग शुरू में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसीडीएस, क्या बोलते हैं आईसीडीएस, किस वर्ष लागू की गई थी, यानी कि किस वर्ष लागू की गई थी। सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना जो है वो किस वर्ष लागू हुई थी, 1960 में, 1965 में, 1970 में, 1975 में। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1975 में। तो एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसीडीएस, क्या बोलते हैं आईसीडीएस। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये जो है कब लागू की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका है वह 1975 को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। फलों और सब्जियों के पकने का जो क्रिया है उसमें से कौन जिम्मेदार है, पकने के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, तो फलों एवं सब्जियों के पकने की जो क्रिया के लिए निम्न में से एंजाइम जिम्मेदार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चीनी, नमक, सिरका या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन परिरक्षक पदार्थ का मतलब एक प्रकार का प्रेसर्वेटिव, जिसको एक प्रकार का टेस्ट बोल सकते हैं, परिरक्षक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चीनी भी, नमक भी, सिरका भी, ये जो है आपका परिरक्षक पदार्थों के रूप में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से इंग्लिश अपने से पढ़ लेंगे। देखिए, किण्वन की क्रिया में भाग लेता है फफूंदी, खमीर, जीवाणु या फिर एंजाइम। तो किण्वन की जो क्रिया है उसमें कौन भाग लेता है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है खमीर। ठीक है, तो किण्वन की क्रिया में खमीर भाग लेता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए या फिर माता के लिए, या फिर सिर्फ शिशु ना कि माता के लिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल वो हो जाएगा आपका शिशु तथा माता दोनों के लिए, चाइल्ड एंड मदर दोनों के लिए जो है स्तनपान आवश्यक है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आवश्यक है। ठीक है, तो स्तनपान बहुत जरूरी है शिशु और माता दोनों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछ रहा है कि गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है। 300 कैलोरी, 400 कैलोरी, 200 कैलोरी या फिर 100 कैलोरी। तो गर्भवती स्त्रियों की जो कैलोरी है वो आवश्यकता सामान्य से कितने अधिक होती है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका वो है दोस्तों 300 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, इससे जो है अधिक होती है, सामान्य से कितने अधिक होती है, सामान्य से 300 कैलोरी जो है अधिक होती है गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी। ठीक है, राइट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है। प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है। हरी सब्जी, मूंगफली व सोयाबीन, चावल या फिर पपीता। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका मूंगफली व सोयाबीन, यानी कि ऑप्शन बी। तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से मूंगफली व सोयाबीन ये दोनों जो है सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि सोर्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो नींबू में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका जो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा वह विटामिन सी। तो खट्टे सामानों में जैसे कि नींबू में जो है कौन सी विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन सी की। लेमन में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं। दूध, दूध से बने पदार्थ, दही या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दूध हो गया, दूध से बने पदार्थ हो गया, दही हो गया, ये जो है प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत से निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं। तो निम्न में से ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है, कहां पर, पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। आहार में लोहे की कमी से कौन सा, आयरन की कमी से कौन सा रोग, कौन सा बीमारी होता है। एनीमिया, स्कर्वी, क्षय रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा एनीमिया, यानी कि ऑप्शन ए। तो आहार में लोहे की कमी से
एनीमिया, एनीमिया रोग उत्पन्न होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशुओं को स्तनपान कब कराना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जन्म के दिन से, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नवजात शिशुओं को स्तनपान जन्म के दिन से कराना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन ए और डी घुलनशील है जल में, वसा में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका वसा में, यानी कि ऑप्शन बी। तो जल, विटामिन ए और डी जो है वो घुलनशील है कहां पर? वसा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग फटाफट सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बहुत बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते हुए चलिए, इससे आपको लगेगा कितना सही, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि टोटल आप कितना सही किए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, सहसावस्था कितने वर्षों की होती है? सहस्वावस्था जो है वो कितने वर्षों की होती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिल्कुल 0 से लेकर के 2 वर्ष को हम लोग बोलते हैं बेबीहुड, यानी कि सहस्वावस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। कभी कभी इंग्लिश जो है आसान लगता है, जैसे कि बेबीहुड, बेबी का मतलब भी बच्चा होता है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भय क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण है, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक या फिर संवेगात्मक। तो भय, क्रोध व प्यार जो है वो कौन से बच्चे के लक्षण है, यानी कि उस बच्चे का जो लक्षण है उसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक लक्षण बोलते हैं, ज्ञानात्मक लक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका संवेगात्मक, यानी कि इमोशनल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इडली पकाई जाती है जल के द्वारा, वाष्प के द्वारा, जल द्वारा, धीरे धीरे, या फिर कोई विधि के द्वारा? नहीं। 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जल के द्वारा। तो इडली जो है वो जल के द्वारा पकाई जाती है, बाय वाटर। ठीक है, इडली किसके द्वारा? जल के द्वारा। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है? 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है? सहस्वावस्था बोलते हैं उसको, पूर्ण बाल्यावस्था बोलते हैं, या फिर उत्तरकालीन बाल्यावस्था बोलते हैं, या फिर प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। 16 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण बाल्यावस्था, या फिर वृद्धावस्था, या फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जब जितना भी अवस्था वगैरह है ये हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ये कंफ्यूजन को दूर कर दीजिएगा। ठीक है, 17 का जो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा था कि 4 वर्ष के बच्चों को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर पूछा कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष, तो 2 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में 4 भी आता है, और ये 4 का पहले आंसर दिया हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसलिए आप लोग को आंसर सही देना है। 17 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग क्या बोले थे कि आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग वो लाल, बैगनी, हरा या फिर सफेद, यानी कि कौन होता है? कौन सा रंग होता है? आरामदायक, शीतल और स्फूर्तिदायक। ठीक है, कंफर्टेबल एंड गिव्स कलर, एनर्जेटिक फीलिंग, कौन देता है? 18 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका हरा। हरा जो है वो आरामदायक और स्फूर्तिदायक रंग होता है, इसलिए इसका यूज करना चाहिए घर वगैरह में। इससे क्या होगा, आपको जो आंख वगैरह इसको बहुत सुकून मिलेगा। आप देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कुशन का उपयोग होता है। कुशन का जो उपयोग है वो पलंग पर सोने के लिए होता है, फिर चटाई के ऊपर रखकर सोने के लिए, या फिर कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुशन का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? पत्ता गोभी को, फूल गोभी को, सरसों को, चौलाई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा फूल गोभी, यानी कि ऑप्शन बी। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? फूल गोभी को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय समाज में विवाह एक सांस्कृतिक बंधन है, सामाजिक बंधन है, व्यवहारिक बंधन है, या फिर संविगात्मक बंधन है? तो 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक बंधन। ठीक है, तो भारतीय समाज में विवाह जो है एक सामाजिक बंधन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है? अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, खुशहाल व दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है, या फिर व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, या फिर उपरोक्त सभी? तो 22 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि रोग मुक्त रहने से जो है अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, खुशहाल व दीर्घायु जीवन भी प्राप्त होता है, व्यक्ति तथा देश का अर्थात उन्नति भी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, बहुत बच्चे लाइक नहीं करते, वीडियो को बोलेंगे तभी लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक करते हुए चले। ठीक है, चलिए 23, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? कौन से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कठोर श्रम करने वाले को, यानी कि ऑप्शन सी, कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति को जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जंग का धब्बा है,
प्राणिज धब्बा, खनिज धब्बा या फिर चिकनाई युक्त धब्बा या फिर वानस्पतिक धब्बा। तो 24 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा खनिज धब्बा यानी कि ऑप्शन बी। तो जंग का धब्बा क्या है, वो खनिज धब्बा है। राइट आंसर 24 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, खड़ी रेखा, परी रेखा, वक्री रेखा या फिर क्रॉस रेखा। तो 25 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा खड़ी रेखा यानी कि ऑप्शन ए। तो कौन सी रेखा जो कि लंबाई की आभासी है वो है खड़ी रेखा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, टीबी से, हैजा से, बुखार से, चेचक से। तो 26 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल 26 का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका चेचक यानी कि ऑप्शन डी। तो बीसीजी का जो टीका है वो किससे संबंधित है, चेचक से संबंधित है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है, डिप्थीरिया होता है या फिर सूखा रोग होता है। तो 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका स्कर्वी यानी कि ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपका, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी इस बार पूछा था ना शायद सेंटर एग्जाम में, ठीक है। 27 का यही आपका होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं भोजन पर, यानी कि अधिक व्यय करते हैं भोजन पर, वस्त्र पर, आरामदायक वस्तुओं पर या फिर आवास पर। 28 का जो राइट आंसर है वो आरामदायक वस्तु पर, ठीक है। तो उच्च आय वाले, जिसका आय अधिक होती है, वो व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय किस पर करता है, आरामदायक वस्तु पर यानी कि लग्जरियस आइटम्स पर। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि टोटल कितना सही हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगर वीडियो छोटा बना तो फिर हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 10 मिनट में टोटल 28 क्वेश्चन को आपका कवर करा दिए, बिल्कुल आपका टाइम नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक जो भी नहीं किया, वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। और आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक क्यों नहीं करते हैं यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्या कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन को देख करके एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए 1 2 3। चलिए तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है टोटल आपका 12 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल आपका लगभग 4 या कुछ कितना 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था क्या, समाजीकरण की परिभाषा दे। समाजीकरण के बारे में आपको पूछा था सबसे पहला। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, उसी को बाद में कॉपी में उतार देना है। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो लगे कि आपसे नहीं बना उसको वीडियो को रोक करके नोट करना है या फिर फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सभी चीज को मानेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा था कि समाजीकरण की परिभाषा दे, यानी कि समाजीकरण का परिभाषा, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बच्चा जिस समाज में रहता है उसके नियमों को जानता, वह अपने व्यवहार को समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं से ढलता है। तो समाजीकरण का सिंपल डिफिनेशन है कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है जिस समाज में रहता है, जिस जगह जिस माहौल में रहता है, उससे नियमों को जानता है, यानी कि वहाँ के नियमों को जानता है और अपने व्यवहार को समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं में ढालता है, यानी कि वो वहाँ के समाजों को रहन सहन कैसा होता है उसको डालता है। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को बचपन में ही अमेरिका भेज देंगे तो वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा, वहीं के जैसा सब कुछ उसका हो जाएगा। ये नॉर्मली है, ये साइंटिफिक भी है, सब कुछ है, जैसे कि आपको समझना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि हैजा और अतिसार, इन दोनों के लक्षण के बारे में पूछा है, एक हैजा और एक अतिसार। तो पहले हम लोग हैजा की बात करते हैं। हैजा जो है वो हैजा में पतले दस्त आते हैं जो कि देखने में चावल के पानी जैसे होते हैं। यहाँ पर हैजा का आपको सिंपली लक्षण पूछ रहा है, लक्षण आपको बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए 2 पॉइंट ही दिए। हैजा में पतले दस्त आते हैं जो कि देखने में चावल के पानी जैसे होते हैं, और उसी तरह उल्टियां आती है, व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है, ठीक है। तो हैजा का ये 2 लक्षण है। दूसरा है आपका अतिसार, पतले दस्त, लेसदार व दुर्गंध युक्त मल। पतले दस्त आता है, लेसदार व दुर्गंध युक्त मल होता है। इसमें कभी कभी वमन भी होता है, त्वचा ढीली होना, कमजोरी होना आदि हो जाना। तो अतिसार का आपका ये लक्षण है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका था कि डिटर्जेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपमार्जक, या डिटर्जेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक, इसका उपयोग से क्या क्या लाभ है, यानी कि डिटर्जेंट का सिंपली लाभ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कठोर व मीठे जल दोनों में कपड़ा साफ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखे। 1 सेकंड, चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा है। 1 सेकंड मैं स्क्रीन को फिक्स कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। चलिए अब आपको मुझे लगता है क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तीसरा ये था कि डिटर्जेंट के उपयोग से लाभ क्या क्या है। तो ये जो है कठोर व मीठे जल दोनों में कपड़ा साफ करते हैं। इनका उपयोग ठंडे गर्म पानी में किया जाता है, ठंडे एवं गर्म दोनों के तरह के पानी में किया जाता है। इनसे कपड़े धोना भी आसान होता है। ये पानी से भरपूर झाग देते हैं, पानी से ये भरपूर झाग देते हैं। इनमें विरंजक व कपड़ों में चमक लाने वाली तत्व भी मिले होते हैं। तो डिटर्जेंट के बारे में आपको पूछा है कि उसका उपयोग से क्या क्या लाभ है, तो ये लाभ आपका है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा था कि घरेलू हिसाब किताब रखने के लाभ, घरेलू हिसाब किताब के जो रखने के क्या क्या लाभ है, घरेलू हिसाब किताब रखने के क्या लाभ है। देखिए इससे अधिक व्यय करने से बचा जा सकता है, इससे अधिक खर्च करने से बचा जा सकता है। पहला आपका अपव्यय को
कम किया जा सकता है। अपव्यय को कम किया जा सकता है। लाभ का रिकॉर्ड रखने से परिवार की कुल आय व्यय को जाना जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं पर कितना व्यय होना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उधार लेने की आदत को रोका जा सकता है। आय व व्यय यानी कि आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने का ये सरल हो जाता है, यानी कि एक प्रकार का सरल विधि भी इसको बोलेंगे। घरेलू हिसाब किताब के ब्यौरे से परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति सरल हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर 5 पॉइंट बताएं, 7 पॉइंट, उसमें से आपको 4-5 पॉइंट ही लिखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है घरेलू हिसाब किताब रखने के ये लाभ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि न्यूनता ग्रसित बच्चों की आवश्यकताएं, जिसको बोलते हैं डिसेबल बच्चा जो होता है न्यूनता बच्चा, उसको जो है क्या क्या जरूरतें होती है, क्या क्या उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नीड क्या क्या होती है समझते हैं। न्यूनता से ग्रसित बच्चों की विशेष आवश्यकताएं, ऐसे बच्चों को परिवार व समाज द्वारा प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा की भावना प्रदान करनी चाहिए। ऐसे बच्चों को शिक्षण व प्रशिक्षण इस प्रकार का देना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे बच्चों को शिक्षण संबंधी उपकरण विकलांगता के अनुरूप हो, जैसे कम दिखने वाले बच्चों को मोटे अक्षर की पुस्तकें, चश्मा आदि उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वे अपने विकलांगता पर कुछ हद तक नियंत्रण पा सके। तो ये कुछ इस प्रकार का जो है न्यूनता बच्चे को जरूरत होती है जो कि उसको पूरा करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सिंपली आपको पूछ रहा है कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है धन की उपलब्धता, मौसमी कारक, फैशन तथा सामयिक परिवर्तन, शरीर के अनुसार उपयोगिता, अवसर के अनुसार वस्त्रों की उपयोगिता, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, वस्त्रों की देखरेख, वर्तमान स्टॉक पर आधारित भविष्य के लिए खरीद, व्यवसायिक कार्य पर आधारित वस्त्र और कार्य। इसमें से आपको टोटल 3 या 4 ही पॉइंट लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित से कुछ 10 कारक आपको बताए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ। राष्ट्रीय बचत पत्र के क्या क्या लाभ है इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ, इसमें निवेश करने पर जमा राशि 20% आयकर छूट मिलती है। ठीक है, तो इसमें निवेश करने पर, खर्च करने पर, जमा राशि आप किए हैं, जैसे कि 1000 की है तो उसका आपको 20% आयकर छूट मिलेगी। जमा धन राशि 6 वर्षों में 1000 रुपये बढ़कर 1601 रुपये हो जाती है। 6 वर्षों में 1000 से 1600 रुपये यानी कि 6 वर्षों में 601 रुपये बढ़ जाती है। जमा धन राशि पर ब्याज की दर लगभग 6% होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर क्रेता निश्चित समय से पूर्व भी धन वापस ले सकता है, परंतु धन प्राप्ति कर आयकर लगेगा। समझ गए, तो आवश्यकता अगर उसको जरूरत पड़ गया तो जो जमा किया था उसको फिर वापस ले भी सकता है। कोई जरूरत नहीं कि उतना जितना वक्त के लिए दे, 6 साल के लिए 6 साल ही रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संक्रमण फैलाने वाले कारक, संक्रमण फैलाने वाले जो कारक है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं आपको टोटल 5 पॉइंट, इसमें से 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहला है वायु। संक्रमण फैलाने वाले कारक में सबसे पहला है वायु। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति दूषित वायु में सांस लेता है तो वायु के साथ रोगाणु भी उसके शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। वायु द्वारा संवाहित रोग टीबी, डिप्थीरिया, खसरा, निमोनिया, कन्फेरे, इन्फ्लुएंजा इत्यादि है। दूसरा पॉइंट आपका जल, टाइफाइड, प्रेचिस, हैजा इत्यादि दूषित जल के प्रयोग से होता है। तीसरा आपका संसर्ग, जिसको बोलते हैं कुछ संक्रामक रोग जैसे कि डिप्थीरिया, दांत, खुजली आदि रोग जो है वो रोगी के संपर्क में रहने से होता है। चौथा है आपका कीड़े व चूहे, जो कि रोगाणु विशिष्ट प्रकार के कीड़ों द्वारा काटने पर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देता है। पांचवा है आपका भोजन। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन रोगाणुओं द्वारा संक्रमित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करता है तो उसे रोगी बना देते हैं, जैसे कि दस्त, पीलिया इत्यादि। कभी कभी आपको भोजन के बारे में पूछ देगा कि कौन सा बीमारी है जो कि खाने से होता है, तो दस्त, पीलिया इत्यादि अगर आप रोगी के साथ वगैरह भोजन करेंगे तो दस्त भी हो सकता है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि इन रोगाणुओं द्वारा संक्रमित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करता है तो उसको बोलते हैं रोगी बना देता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दस्त, पीलिया इत्यादि दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 बार मैंने आपको बताया संक्रमण फैलाने वाले रोग, जिसमें से वायु, जल, कीड़े व चूहे, भोजन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको 2-3 पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या था कि विषैले रंगों का खाद्य पदार्थों पर दुष्प्रभाव क्या क्या है। विषैले रंगों का खाद्य पदार्थों पर क्या दुष्प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए खाद्य पदार्थों में विषैले रंगों का खाद्य पदार्थ, यानी कि सिंपली आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों में विषैले रंगों का खाद्य पदार्थों पर क्या दुष्प्रभाव है। तो खाद्य पदार्थों में विषैले रंग का दुष्प्रभाव, सबसे पहला, कुछ रंग खाने के लिए वर्जित है जो जाने अनजाने में खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ रंग है जो कि खाने में बिल्कुल वर्जित है, मना है, जो कि हम लोग जाने अनजाने में खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मेटानिल पीला रंग का प्रयोग जलेबी, लड्डू, बर्फी, कराची का हलवा में किया जाता है। मेटानिल पीला रंग का जो प्रयोग है वो कहाँ पर, जलेबी में, लड्डू में, बर्फी, कराची वगैरह हलवा में किया जाता है। ठीक है, कराची का हलवा में किया जाता है। कुछ रंग जो कि मिठाइयों में प्रयोग किए जाते हैं वे रेडामीन बी, जिसको संतरा 11, नीला VRS, मेलाकाइट, हरा इत्यादि, इनमें से लगातार प्रयोग से पेट की
तकलीफ, यकृत गुर्दे का खराब होना, मानसिक दुर्बलता, रक्तहीनता तथा बांझपन भी हो सकता है। सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई जो रंग है, जो विषैले रंग है, उसका प्रभाव से, उसका यूज से हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला पूछा है कि कुछ रंग है, जैसे कि हम लोग पीला रंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मेटालिक पीला रंग का, जो कि कहाँ पे, कराची का हलवा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। फिर कुछ रंग है जैसे कि लाल रंग, जो कि मिठाई में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रेडामिन बी, संतरा 11, नीला वीआरएस, मेलाकाइट, हरा इत्यादि। ठीक है, और इसके द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती है, यकृत होती है, गुर्दे होती है। इस चीज में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा है आपका दोस्तों कपड़ों की संरचना, ये स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना। अच्छा, इसी में आपका 2-3 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, सॉरी। कपड़ों की संरचना, उसके बाद पोषक का सिद्धांत है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपको बता दिया। उसके बाद पोषक का सिद्धांत, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि विषैले रंगों का दुष्प्रभाव है। दूसरा आपका है कपड़ों की संरचना, सही संरचना वाले कपड़ों में शारीरिक बनावट के दोषों को छिपाया जा सकता है। यानी कि अगर सही संरचना वाले कपड़ा है तो शारीरिक में जो दोष है, आपका जो बीमारी है, उसको छुपाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की संरचना के अलग अलग प्रभाव है, जैसे चमकदार सतह, प्रकाश परिवर्तित होता है जिससे आकार के बढ़ने का एहसास होता है। फीकी सतह प्रकाश को शोषित करती है तथा आकार के बढ़ने का एहसास होता है। तीसरा आपका कठोर व मोटी सतह, जो कि आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यह कपड़ा शरीर के आकार को छुपाता है। पतला है, पतला व नर्म सतह शरीर की रेखाओं को उभारता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है कपड़ों की संरचना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 था, मैं क्वेश्चन पहले आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो क्या था, कपड़ों की संरचना, जो कि ये है, मैंने आपको बताया। ये आपका क्या था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था कि रंग का, जो विषैले रंग है, उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। उसका आंसर आपका ये है। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 10 था कपड़ों की संरचना। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पोषण का सिद्धांत, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका भोज्य पदार्थों पर मानक चिन्ह के लाभ। तो दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं और हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी बन रही है। और हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो है किसी एक वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में जो भी हम लोग पार्ट 1 किए थे, पार्ट 1 भी हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ही किए थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी हम लोग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव ही किए। तो लॉन्ग क्वेश्चन दोनों वीडियो का बच चुका है, और भी 8-10 वीडियो आएगा, उसका भी लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगता है बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर एक एक करके अलग अलग वीडियो बना देंगे, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जिसको देखना है वो आराम से देख सकता है। ठीक है, पोषण का सिद्धांत सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, पोषण का सिद्धांत आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक परिवार में विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे बच्चा, किशोर, वयस्क, गर्भवती स्त्री, वृद्धि इत्यादि। अतः आहार आयोजन करते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग में से कुछ ना कुछ आहार आयोजन में शामिल करना आवश्यक है, ताकि एक समय के आहार में एक ही तत्व की अधिकता ना हो जाए। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मेरे ख्याल से 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो कल की वीडियो में हम लोग ये करेंगे, यानी कि होम साइंस का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो दोस्तों ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। तो हम लोगों ने शुरू में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाया, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लिए होंगे, अगर अच्छे से अगर देखेंगे ना, तो आराम से आपको सारा चीज समझ में आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी जी, आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ। आप एक बार सिर्फ पढ़िए। होम साइंस है, होम साइंस का मतलब होता है ग्रह विज्ञान, यानी कि जो हम लोग घर में देखते हैं, जो चीज यूज करते हैं, बस उसी के बारे में होम साइंस में पढ़ना होता है। और सेम टू सेम वही चीज आपको दिया हुआ, बस आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का प्रश्न देखिए। ये आपका सेट 2 था, फिर आपका सेट 3, सेट 4, यानी कि पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आएगा। आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। 100% आपको गारंटी देते हैं 60 से 70% आपको यहीं से लड़ने वाला है। फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी करवाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर 10 सेट को करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। होम साइंस जो है कोई स्पेशली टीचर नहीं पढ़ाता है टीचर, इसलिए प्लीज आप सभी दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो भी इससे जो है, जो भी उसको चिंता है वो उससे दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत बच्चे हैं जो कि होम साइंस का एच भी नहीं जानते, मैं सही बता रहा हूँ। इसलिए प्लीज शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार आए एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, कितना आप सही बनाए थे 28 में से 28 ऑब्जेक्टिव में से, वो भी बताएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट बताएंगे कि क्या आपको कैसा लगा आज का क्लास।